दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट तक हमने पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है कि इसकी प्रमुख तथ्य क्या थे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1793 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। तो पिट्स इंडिया एक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उसके बाद हम लोगों को अब क्या पढ़ना है, चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, 1793 की। तो अब ध्यान रखना है कि कहाँ से, उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का एक मुख्य उद्देश्य क्या था कि कंपनी के क्रियाकलापों में क्या होता है, भारी जो है मात्रा में विकास होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कंपनी के व्यापारिक और जो है राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। और भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए क्या हो गया, इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। और इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर क्या हो गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सेकेंड पार्ट में 1793 की चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, ठीक है। और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए, भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था नियंत्रक मंडल के सदस्यों को किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1793 के चार्टर के द्वारा। दूसरा मुख्य पॉइंट क्या है, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा नींव या प्रशासन की नींव रखी गई, ठीक है। सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय क्षेत्रों पर जो शासन चलाया जाएगा वो क्या है, लिखित विधियों द्वारा चलाया जाएगा। और कानूनों के व्याख्या का अधिकार किसे दे दिया गया, न्यायालय को, ठीक है, कि वो कानून सही है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे कि 1793 के बाद 1813 में आएगा, क्योंकि 20 वर्षों के लिए अधिकार को बढ़ाया गया था। तो 1813 का राजलेख क्यों लाया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने और उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए और ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के चलते यह राजलेख पारित किया गया, ठीक। अब आप समझिए कि कंपनी का जो एकाधिकार पूरे भारत में था, प्रशासनिक तौर पर और कर वसूले के तौर पर, उसे समाप्त करने के लिए क्या है, 1813 का राजलेख लाया गया। और इसके बाद उस पर क्या है कि ईसाई मिशनरियों ने और अधिक स्वायत्तता की मांग की, छूट दी जाए कि हमारे धर्म का प्रचार यहाँ करने का मौका दिया जाए। तो इसके लिए यह राजलेख पारित किया गया। अब देखते हैं कि इस राजलेख की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। हालांकि इसमें ध्यान रखना है, ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का राजलेख लाया गया था। तो 1813 के राजलेख की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो इस प्रचार, या आप कहें कि दोस्तों यहाँ हम लोग लिख लें कि इस अधिनियम, या आप कह सकते हैं कि राजलेख द्वारा, इस राजलेख द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। हमने अभी बताया भी था कि उन्होंने मांग किया था, इसीलिए यह राजलेख लाया गया।
दूसरा पॉइंट क्या था, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार दे दिया गया। मैंने जितने भी ब्रिटिश लोग थे वो सभी यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना है। पहला फैक्ट क्या, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। दूसरा क्या, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा क्या था कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। और स्थानीय वासी या स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दे दिया गया। ठीक, तो इस राजलेख की ये सभी प्रमुख विशेषताएं थी। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पुनः 20 वर्ष के बाद 1833 का राजलेख लाया गया। तो 1833 का राजलेख क्यों लाया गया, तो हमें ध्यान रखना है कि 1813 के राजलेख के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में क्या है, काफ़ी वृद्धि हो गई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, 1814, 23 और 29 में अधिनियम लाए, किंतु ये सभी वांछित सफलता नहीं दे सके और इसीलिए 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया। ठीक है, अब हमारे समक्ष प्रश्न क्या बनता है कि इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी। तो कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया, पहला फैक्ट हमें यही ध्यान रखना है। फिर आप जानते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था किसको, लॉर्ड कैनिंग को। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वायसराय नहीं बनाया था, वायसराय 1858 में बनाया गया था। तो क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस प्रकार इस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का एकीकरण किया गया, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये अक्सर पीसीएस आदि में जब फैक्ट क्या है कथन वाले देगा तो उसमें देता है कि देश की शासन प्रणाली का एकीकरण कब किया गया, 1833 के राजलेख के द्वारा। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद चौथा फैक्ट है, भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इसी चार्टर के द्वारा दिखाई देता है। तो ये हमारे क्या थे महत्वपूर्ण फैक्ट, एक बार फिर से इसमें पढ़े। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम गवर्नर जनरल भारत का कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इस प्रकार क्या किया गया, देश की शासन प्रणाली का एकीकरण कर दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया और भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इसी चार्टर एक्ट में दिखाई देता है। ठीक है, अगला देखते हैं 1853 का राजलेख क्यों लाया गया। अब फिर से 20 वर्ष के बाद 53 का राजलेख आता है। तो 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु, इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। ठीक है, अब जानते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी।
विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ठीक है। तीसरा फैक्ट क्या है? कंपनी को कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ठीक है। और यह राजलेख भारतीय शासन के मतलब ब्रिटिश कालीन शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। आपसे पूछ सकता है कि राजलेख भारतीय शासन के या ब्रिटिश कालीन शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर कौन था? तो आपको याद रखना है 1853 का राजलेख। दोस्तों इसके बाद क्या होता है कि आपका आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है। इसका रीजन क्या था कि 1857 की क्रांति हुई। अब जो है भारत का शासन सीधे कहाँ जाता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ा था वो कंपनी के शासन के अंतर्गत हुए थे। ठीक है। तो कंपनी शासन कर रही थी और ब्रिटेन की संसद समय समय पर उसमें कानून बनाकर भेज रही थी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये अधिनियम क्या थे। तो दोस्तों देखते हैं कि 1858 का अधिनियम क्या है। जब भारत का शासन क्या है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आया, तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 में क्रांति हुई, उसका विरोध कई जगह हुआ और अंग्रेजों ने बड़ी मुश्किल से इस क्रांति को दबा पाया। तो उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने इस क्रांति को दबा लिया तो एक अधिनियम आता है 1858 का अधिनियम। ठीक। भारत सरकार अधिनियम 1858 क्यों लाया गया? तो लॉर्ड पार्मस्टन ने 12 फरवरी 1858 ईस्वी को भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। तो 1858 में क्या था कि वहाँ लॉर्ड पार्मस्टन वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंग्लैंड की संसद में एक जो है कानून प्रस्तुत किया और ये प्रस्तुत किया कि भारत में जो दोहरा शासन चल रहा है, एक कंपनी का और एक यहाँ के राजलेख का, उसको दूर किया जाए और एक ही व्यक्ति माने ब्रिटेन का शासन वहाँ पर हो। किंतु कुछ कारणों से पार्मस्टन को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके पश्चात लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री बने वहाँ के। उनकी काल में प्रस्तुत विधेयक 2 अगस्त 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद पारित हो गया। यह भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। ठीक है। अब आगे क्या है, इस अधिनियम का उद्देश्य लाया गया तो क्यों लाया गया उसको भी समझना है। इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था तथा साथ ही औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इस अधिनियम की प्रमुख बातें क्या थी। तो भारत शासन अधिनियम की प्रमुख बातें निम्न थी। इस कानून के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। आपको यह बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो ध्यान रखना है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा। यह कार्य एक राजकीय घोषणा पत्र द्वारा किया गया जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा था। ठीक है। निदेशक मंडल व नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया और समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। आप जानते थे कि कंपनी को चलाने के लिए निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल होते थे। अब उसे समाप्त करके 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया गया। भारत परिषद का मेन कौन होता था? एक मंत्री होता था जो इंग्लैंड की संसद का सदस्य होता था। ठीक है। वही क्या कहलाता था? भारत सचिव। भारत सचिव व उसकी परिषद के सदस्यों का वेतन व अन्य खर्चे भारतीय राजस्व से देने पड़ते थे। ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया
और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक विकास का सूत्रपात हुआ? तो 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। मैंने सबसे पहले संवैधानिक विकास का लक्षण कहाँ से दिखाई देता है? 1861 के अधिनियम के द्वारा। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति आरंभ किया जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता कहते हैं, क्योंकि इसने सर्वप्रथम भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, इससे क्या है, लोगों के अंदर संतुष्टि होती कि हमें भी नौकरी मिल रही है। इसी को क्या कहते हैं? उदार निरंकुशता। इसी अधिनियम के तहत वायसराय कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था, ध्यान रखना है। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। तो ये थे 1861 के अधिनियम की प्रमुख बातें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।